नमस्कार। स्वागत है आप सबका अमोघ एजुकेशन पर फिर से। अभी 2 वीडियो आपको मिली है जिसमें हमने इकाई 10 आत्मकथा, जीवनी और अन्य गद्य विधाओं के बारे में बात की है। ठीक है, आज जो वीडियो है ये अंतिम लेक्चर है। ठीक है, पार्ट 3 है इस वीडियो का। इसमें आपके सारे जो बचे हुए हैं जिनमें आत्मकथा की बात करें हम हरिवंश राय बच्चन की या फिर तुलसीराम जी की मुर्दिया, ठीक है, मन्नू भंडारी की एक कहानी है भी, रमणिका गुप्ता की आफुदरी, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आज आपकी इकाई 10 पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इसी के साथ आप लोगों का सिलेबस जो छूट चुका था 10वीं इकाई वो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है कि किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, किस प्रकार आते हैं प्रश्न, वो सारी चीज़ें पैटर्न आपको बता चुका हूँ। तो आज भी हम इसी पे चर्चा करते हुए चलेंगे और चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को। आत्मकथा। ठीक है, आत्मकथा क्या होती है आखिर? आत्मकथा क्या है? आत्मकथा एक साहित्यिक शैली है जो किसी व्यक्ति के जीवन का स्वलिखित विवरण है। ठीक है, पहली चीज़ साहित्यिक हो गई और स्वलिखित हो गई। ठीक है, ये समय अपने को पता ही भाई, आत्मकथा मतलब व्यक्ति खुद लिखेगा अपनी, है ना। आत्मकथा में व्यक्ति अपनी खुद की लिख रहा है ना, कथा, खुद की कथा लिख रहा है, लेकिन उसमें चीज़ें जरूरी क्या है? साहित्यिक शैली होनी चाहिए, है ना। जो मैंने आपको पहले ही बताया ना, हर विधा में, हर गद्य की विधा में हमने बात की बहुत सारी। जैसे हमने यात्रा वृत्तांत की बात कर लें, या हम संस्मरण या हम रिपोर्टार्ज की बात कर लें। ठीक है, इनके बारे में हमने बात की थी कि भाई नॉर्मल यात्रा तो सब कर रहे हैं, पर लिखेगा कौन, और लिखेगा साहित्यिक रूप में कौन लिखेगा। ठीक है, रिपोर्ट तो नॉर्मल है, पर रिपोर्टार्ज क्या है, इन सब के बारे में वैसे ही आत्मकथा है कि ठीक है, आत्मकथा आपकी क्या होती है। ठीक है, इसमें एक चीज़ और है, भाई जो व्यक्ति है जिस पर लिख रहा है वो खुद अपने आप में एक उस लेवल का व्यक्ति होना चाहिए, उस स्तर का इंसान होना चाहिए, मनुष्य होना चाहिए। ठीक है, मानव जो आपका दूसरों को प्रेरित कर सके। ठीक है, दूसरों को प्रेरित कर सके। हम और आप अगर आत्मकथा लिखें तो हमारी कौन पढ़ेगा? कोई नहीं पढ़ेगा। ठीक, घर वाले नहीं पढ़ेंगे, दूसरों की छोड़ दो, वो बोलेंगे हाँ ठीक है देखा तुम्हें। ठीक है, इंटरेस्टिंग कुछ कैरेक्टर आपका वैसा हो, ठीक है, तब लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलते हम आगे। आत्मकथा के लिए अंग्रेजी में ऑटोबायोग्राफी जो है शब्द प्रयुक्त किया जाता है। ऑटोबायोग्राफी जब लेखक स्वयं के जीवन का क्रमिक ब्यौरा प्रस्तुत करता है तो उसे आत्मकथा कहा जाता है। कैसा ब्यौरा? क्रमिक ब्यौरा। ठीक है, एक एक चीज़ों पे ध्यान देना आप लोग। ये जब पॉइंट में आते हैं ना तब आप लोग भूल जाते हो। अब ये पॉइंट में जब आएंगे तो हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं कि हमने ये पढ़ा नहीं है, हमने छोड़ दिया। ठीक है, यही चीज़ें पूछता है वो। ठीक है, आत्मकथा स्वयं की अनुभूति होती है। ठीक है, सिंपल सी बात, भाई खुद के बारे में लिख रहा है, खुद की अनुभूति लिखेगा ना। इसमें लेखक उन तमाम बातों का विवरण देता है जो बातें उसके जीवन में घटी होती हैं। आत्मकथा में लेखक अपने अंतर जगत को बहिर्जगत के सामने प्रस्तुत करता है। इसमें आत्मविश्लेषण होता है। ठीक है, क्या होगा इसमें? खुद का विश्लेषण करेगा वो। ठीक है, आत्मकथा में क्या करेगा वो? आत्मविश्लेषण करेगा, खुद का विश्लेषण करेगा। और क्या कर रहा है? अंतर जगत और बहिर्जगत। ठीक है, लेखक अपने अंतर जगत और बहिर्जगत के सामने प्रस्तुत करता है। खुद अपने अंतर जगत मतलब जो आंतरिक उसकी चीजें हैं, बहिर्जगत मतलब जो बाहर चल रहा है, ठीक है, उसके सामने प्रस्तुत करता है। ये आत्मविश्लेषण है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, आत्मकथा में लेखक अपने जीवन के बारे में लिखता है तो समाज के सामने स्वयं को प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करता है, जिससे समाज उसके जीवन के पहलुओं से परिचित होता है। आत्मकथा विधा के कई पर्यायवाची नाम भी मिलते हैं। ठीक है, और भी मिलेंगे, सिंपल सी बात। जीवनी साहित्य की भांति आत्मकथा भी हिंदी साहित्य में एक संस्मरणात्मक विधा है। मतलब आदमी याद करके ही लिखेगा ना, ये चीज भी है। देखो, अब ये चीज जब आती है ना हमारे पॉइंट में, जब हमारे पास प्रश्न आएगा और उस प्रश्न में एक लाइन दी होगी कि आत्मकथा क्या है? एक संस्मरणात्मक विधा है। ठीक है, अब यहाँ जाके हम थोड़े से अटक जाते हैं कि ये है भी कि नहीं है। ठीक है, यहाँ तो हम पढ़ रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि आत्मकथा खुद के बारे में बात कर रहा है व्यक्ति, और खुद के बारे में आज तो लिख नहीं देगा, आज रोज लिखेगा तो वो डायरी बन जाएगी, वो लिखेगा बाद में याद करके। ठीक है, तो संस्मरणात्मक है। ठीक है, तो ये चीज पर हम वहां पे जल्दी जल्दी जब प्रश्न करते हैं तो ये चीज हम मिस कर देते हैं, हमारा प्रश्न क्या हो जाता है? गलत। तो इन चीजों पर विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, संस्मरणात्मक होती हुई ये विधा संस्मरण साहित्य से भिन्न है, सिंपल है। यह भी हिंदी आधुनिक नवीन विधाओं में एक मुख्य विधा है। स्मृति की धारा पर लिखी जाने के कारण लिखा लिया एक और जहाँ जीवनी के निकट जान पड़ती है, दूसरी ओर व्यक्तिगत घटनाओं के प्रस्तुतिकरण के कारण डायरी के समीप होती है। ठीक है, मतलब एक चीज आपको जीवनी के निकट भी लगेगी और एक डायरी के समीप प्रतीत होती है, किंतु जीवनी की अपेक्षा आत्मकथा व्यक्तिनिष्ठ अधिक होती है। ठीक है, अब हमने क्या बात कर ली भाई? डायरी। मैंने भी आपको उदाहरण में समझाया भी था
कि आज तो हम लिख रहे हैं तो डायरी है, तो उन्होंने कहा रोज रोज डायरी लिख के अपनी आत्मकथा बन गई। ठीक है, उस लिहाज से क्या है, ये डायरी के समीप है और जीवनी के निकट भी है। ठीक है, पर जीवनी और उसमें क्या अंतर है कि व्यक्तिनिष्ठ ज्यादा है। जीवनी व्यक्तिनिष्ठ उतनी नहीं होती, क्योंकि व्यक्ति लिखेगा तो मैं समाज का चित्रण भी करेगा, सब कुछ करेगा। ठीक है, कल हमने देखा था ना। और दूसरा लिखने वाला है, तो दूसरा जब लिखेगा आपके बारे में तो वो व्यक्तिनिष्ठ तो नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ये क्या है, व्यक्तिनिष्ठ है। ठीक है, आत्मकथा का उद्देश्य लेखक द्वारा स्वयं का आत्मनिर्माण करना, आत्मनिरीक्षण करना तथा उसके साथ साथ अतीत की स्मृतियों को पुनर्जीवित करना होता है। ठीक है, अपना खुद का आत्मनिर्माण करेगा, आत्मनिरीक्षण करेगा और अतीत की स्मृतियों को पुनर्जीवित करेगा, मतलब उसने जो जी चुका है उसको दोबारा फिर से जीवित करना, पुनर्जीवित करना। ठीक है, आत्मकथा है। ठीक है, आत्मकथा की परिभाषा अगर हम बात करें तो क्या है, एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार क्या है, आत्मकथा व्यक्ति के जिए हुए जीवन का ब्यौरा है जो स्वयं उसके द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, अब ये परिभाषाएं ठीक है पूछी नहीं गई है, पर मैं आपसे बार बार बोलता हूं कि बदलता पैटर्न। ठीक है, वो एपी की असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करो या नेट की बात करो, सेट की बात करो, हर जगह हिंदी में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो भाई साहब हो सकता है कहीं आपसे ये परिभाषाएं भी सीधी सीधी पूछ ली जाएं। ठीक है, कथन तो बहुत पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कथन तो सीधे पूछे जा रहे हैं, किसी व्यक्ति के बारे में किसने क्या कहा वो पूछे जा रहा है। ठीक है, ये चीजें पूछी जा रही, हो सकता है कि आपसे सीधी सीधी परिभाषाएं भी अगले पेपर में आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन कह रहे हैं कि आत्मकथा लेखन की वह विधा है जिसमें लेखक ईमानदारी के साथ आत्मनिरीक्षण करता हुआ अपने देश काल परिवेश से सामंजस्य व संघर्ष के द्वारा अपने जीवन को विकसित एवं प्रतिस्थापित करता है। ठीक है, ईमानदारी से लिखेगा, खुद का निरीक्षण करेगा, ऊपर हम पढ़ के आ चुके हैं, आत्मनिरीक्षण कर रहा है वो। ठीक है, देश काल और परिवेश जो उसका उसके साथ सामंजस्य बैठाएगा और उसके संघर्ष के द्वारा अपने विकसित और प्रतिस्थापित करता है, मतलब खुद को विकसित और प्रतिस्थापित मतलब दोबारा फिर से स्थापित करना। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र कह रहे हैं कि आत्मकथाकार अपने संबंध में किसी मिथक की रचना नहीं करता है ना, स्वयं कोई स्वप्न सृष्टि नहीं रचता, वरन अपने गत जीवन के खट्टे मीठे उजाले अंधेरे प्रसन्न विपण साधारण असाधारण संचरण पर मुड़कर एक दृष्टि डालता है। अतीत को पुनः कुछ क्षणों के लिए स्मृति में जी लेता है और अपने वर्तमान तथा अतीत के मध्य सूत्रों का अन्वेषण करता है। ठीक है, अतीत को जी ले रहा कुछ देर के लिए और वर्तमान और अतीत के बीच में जो सूत्र है उनका अन्वेषण मतलब खोज करना। ठीक है, तो उनके बीच में वर्तमान और अतीत के बीच के जो तथ्य हैं उनके बीच में क्या करना है, सूत्रों का अन्वेषण करेगा, सूत्रों की खोज करेगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, डॉक्टर कुसुम अंसल कह रही हैं कि आत्मकथा लिखना अपने व्यक्तित्व के प्रति कर्ज चुकाने जैसी प्रक्रिया है। संसार चक्र में फंसे अपने अस्तित्व की डोर को उधेड़ लेने का साहित्यिक प्रयास है। ठीक, ये थोड़ी सी स्पेशल परिभाषा है, हो सकता है पूछ ली जाए। वैसे तो आपको सब रखना याद। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग में रखो कि हाँ भाई किसने क्या कहा, मतलब की पॉइंट याद रखा करो। ठीक है, की पॉइंट मतलब जो मुख्य तत्व हैं उन चीज़ों को आप याद रखा करो। ठीक है, जैसे खट्टे मीठे अंधेरे उजाले प्रसन्न विपन्न साधारण असाधारण, ये चीज़ आ गई आपकी खट्टी मीठी, ये वाली बातें। ये कौन बोल रहा है अपनी परिभाषा में? ठीक है, देश काल के साथ सामंजस्य की बात कौन कर रहा है? ठीक है, उसके बाद जीवन का ब्यौरा है, व्यक्ति के जिए हुए जीवन का ब्यौरा कौन बोल रहा है? और ये क्या बोल रही है, क्या बोल रहा है कि अस्तित्व की उधेड़ लेने का साहित्यिक, अस्तित्व की जो डोर है उसको उधेड़ लेने का साहित्यिक प्रयास जो है वो आत्मकथा है। आत्मकथा की विशेषताएं कुछ होती है। पहला, आत्मविश्लेषण, मतलब भाई आदमी खुद का विश्लेषण करेगा। विश्लेषण मतलब क्या कर रहा है, वो अपना खुद का विश्लेषण कर रहा है, वो देख रहा है भाई मैंने क्या क्या चीज़ की है, किस चीज़ का क्या परिणाम हुआ, किस चीज़ का क्या प्रभाव हुआ, कुल मिला के अपना खुद का वो, जैसे हम ऑडिट करते हैं ना, ऑडिट टाइप का एक होता है ना, उसी टाइप का व्यक्तित्व में ऑडिट मान लो इसको, व्यक्तित्व का ऑडिट है ये। ठीक है, तो ये व्यक्तित्व का ऑडिट होता ही भाई आप किस प्रकार चीजें कर रहे हैं, खुद का विश्लेषण आपको करना है, एनालाइज करना है। ठीक है, सरल इंग्लिश में कुछ चीजें जल्दी समझ में आती है कि अपना खुद का एनालाइज करना है। ठीक है, फिर आत्मालोचन। ठीक है, अपना खुद का आत्मालोचन करना। ठीक है, लेखक का समाज से परिचय। ठीक है, समाज से परिचय करेगा वो, उसके द्वारा घटनाओं का विवरण देगा। ये तो सिंपल बात है, वास्तविक जीवन से इसका परिचय होता है। ठीक है, मतलब जब हम आत्मकथा लिखते हैं ना तो हमें लगता है कि हाँ भाई वास्तविक जीवन क्या है, क्या चीजें होनी चाहिए थी, क्या चीजें नहीं होनी चाहिए थी, तो उसका वास्तविक जीवन से परिचय होता है उस लेखक का स्वयं का। ठीक है, तत्व की बात अगर करें हम तो वर्ण विषय, मतलब ये कोई विषय होगा जिसके बारे में वर्णन करेंगे। चरित्र का चित्रण होगा, सिंपल सी बात है, चरित्र चित्रण तो हर जगह होता है। ठीक है, देशकाल है, देशकाल मतलब अपने देश की स्थिति क्या है, कब कौन से समय की बात की जा रही है, किस दौर की बात की जा रही है। ठीक है, वो आपका देशकाल है। उद्देश्य आपका रहेगा। ठीक है, आत्मकथा में एक उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, और भाषा शैली उसकी होनी चाहिए, भाषा शैली नॉर्मल सरल भाषा शैली में लिखा जाता है। ठीक है, इसमें कोई क्लिष्टता वाली बात ही नहीं है। आत्मकथा और जीवनी में अंतर देख लो। जब कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है जीवनी, व्यक्ति खुद लिखेगा तो आत्मकथा।
इससे मैं लेखक चरित्र नायक के जीवन से शायद उतनी गहराई से नहीं जुड़ पाता। लेखक तो जुड़ा ही है। जीवनी वस्तुनिष्ठ होती है और आत्मकथा क्या होती है, आत्मनिष्ठ होती है, आत्मिक होती है। ठीक है, आत्मकथा क्या होती है, आत्मिक और आत्मनिष्ठ होती है। जीवनी क्या है, वस्तुनिष्ठ होती है। ठीक है, वस्तुनिष्ठ, ये याद रखना। इस प्रकार के फैक्ट पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ये फैक्ट जो है आपको थोड़ा सा याद रखना है कि जीवनी वस्तुनिष्ठ होती है। ठीक है, आत्मकथा तो जाएगा समझ में अपने को। ठीक है, आत्मकथा समझ में आ जाएगा, जीवनी वस्तुनिष्ठ होती है। जीवनी का लेखक आवश्यक नहीं है कि चरित्र नायक के जीवन काल में ही लिखा गया हो। ठीक है, आत्मकथा तो लिखेगा, सिंपल सी बात है, मरने के बाद कौन लिखेगा। क्लियर है। आत्मकथा लेखन का अर्थ समाज के सामने अपने आप को, ये नंगा कर देना है मेरे। ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लो, इसको अपने नंगा कर लेना। पद्म सिंह शर्मा ने परिभाषा दी है, आशा कुमारी ने परिभाषा दी है, ये सब आपको एक बार देख लेना। ठीक है, आशा कुमारी क्या कह रही कि अपनी क्या बता रहे हैं भैया, जीत, दुर्बलता, सफलता, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा आदि की आत्मव्यक्ति और आत्मनिरीक्षण। आत्मनिरीक्षण तो हर जगह आ ही रहा, खुद की अभिव्यक्ति हो ही रही है, ये सब वही बात है। ठीक है, धार्मिक प्रधान व्यक्तियों की आत्मकथाएं लिखी, मतलब जो धार्मिक प्रवृत्ति वाले लोग हैं उनकी आत्मकथाएं देखो। वियोगी हरि ने लिखी मेरा जीवन प्रवाह, हरिभाऊ उपाध्याय ने लिखी साधना के पथ पर, भवानी दयाल सन्यासी ने लिखी है सन्यासी। ठीक है, इसको हटा दो, प्रवासी की कहानी। ठीक है, राजनीतिक प्रवृत्ति प्रधान व्यक्तियों की आत्मकथाएं रही है। महात्मा गांधी ने सत्य के प्रयोग लिखी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आत्मकथा और सत्य की खोज लिखी है, जवाहरलाल नेहरू ने मेरी कहानी। ठीक है, ये जवाहरलाल नेहरू की थोड़ी सी इंपॉर्टेंट याद रख लेना, महात्मा गांधी की सबको पता है। ठीक है, साहित्यकारों की देखो अब, श्याम सुंदर दास ने मेरी आत्मकहानी, बहुत इंपॉर्टेंट। पांडे बेचन शर्मा उग्र की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अपनी खबर, इसको सबसे सच्ची ईमानदार आत्मकथा माना जाता है। देवेंद्र सत्यार्थी चांद सूरज के वीरन, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी स्वयं सिद्धि खोज में, सेठ गोविंददास आत्मनिरीक्षण भाग 3। यशपाल जी की बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंहावलोकन। ठीक है, भाग 3। वृंदावन लाल वर्मा की अपनी कहानी है। ठीक है, ये चौधरी जी की सुन लो, इनकी छोड़ दो। राहुल शंकराचार्य की बिल्कुल याद रखना, मेरी जीवन यात्रा। ठीक है, राहुल शंकराचार्य की बहुत इंपॉर्टेंट है आत्मकथा, मेरी जीवन यात्रा। रामविलास शर्मा घर की बात, धरती अपनी धरती अपने लोग। ठीक है, 3 खंड में लिखी है इन्होंने, तो घर की बात, अपनी धरती अपने लोग। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये यहाँ से पूछ रहे थे कितने खंड है। ठीक है, अब कठिन करने का यही तो कारण है, मतलब कारण देखो, ये कारण आपको ये समझा दूं मैं अभी, आपके मस्तिष्क में अगर चल रहा हो विचार, आप कर रहे हैं भाई इतने पेपर, इतना पैटर्न क्यों बदल दिया, इस प्रकार के पेपर क्यों आ रहे हैं, तो आपका एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि 2019 में सिलेबस चेंज हुआ था। पाठ्यक्रम जो आपका है वो 2019 में परिवर्तित किया गया था, बदला गया था। उसके बाद से कभी भी पाठ्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, पाठ्यक्रम आपका नहीं बदला गया है। ठीक है, अब इसलिए नॉर्मल क्वेश्चन जो सामान्य प्रश्न है, सामान्य चीजें, वो सब अभी तक पूछ ली गई है। ठीक है, नॉर्मल मान लो 5 साल हो गई, 5 साल में 10 बार पेपर मान के चलो, तो एवरेज 10 पेपर। ठीक है, 10 पेपर हुए हैं, 8 तो मान के चलो, अब 8 बार में आपसे वो सब कुछ पूछ चुका है। ठीक है, 1 साल में 2 बार पेपर होते हैं ना, तो ये सब कुछ आपसे पूछ चुका है। तो अब वो क्या करेगा, ठीक है, अब वो इसलिए अंदर से लेके आ रहा है कि गीत दे दिया उनने, जो कविताएं हैं वो, अब उनने पिछले बार क्या पूछा, एक क्वेश्चन पूछा सतपड़ा के घने जंगल में, क्या पूछा, कौन सी जनजाति का वर्णन किया गया है, जाति का, तो हमने कही भैया गोंड, काले, तगड़े, ये उसमें एक पंक्ति आती है, वो हमने कर दी। इस बार उसने पूछ लिया कौन सा वाद्य यंत्र बज रहा है, अब बताओ। ठीक है, अब उतनी लंबी कविता में वो पूछ रहा है। ठीक है, असाध्य वीणा का वो क्रम पूछ रहा है कि इस क्रम में बताओ कि कौन कौन से शब्द कौन से क्रम में आते हैं। अब असाध्य वीणा छोटी मोटी कविता थोड़ी है, वो 2-3 पेज की पूरी कविता ही है। अब उसमें से कौन, तो इस चीज में अब देखो, ये यहाँ से पूछ लेगा। हमने कहा चलो ठीक है, हमने आत्मकथा याद कर ली, सब कुछ याद कर लिया, हमने हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का याद कर लिया, भैया कौन कौन सी आत्मकथा, क्या भूलूं क्या याद करूं आती है ना, 10 द्वार से सोपान तक है, नीड़ का निर्माण फिर है, ये सब हम इनकी आत्मकथा के वो है भाग हैं। ठीक है, क्रम से सजाने का पूछ लेता, सजा दी। ठीक है, मान लो हम ये सब कर चुके, अब वो पूछ लेगा कि रामविलास शर्मा की आत्मकथा कितने खंड में है। ठीक है, अब ये दिक्कत आती है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा अंदर तक और थोड़ा सा अंदर पढ़ेंगे कि भाई चीजें हमारी क्लियर रहे, ताकि हमारा कोई प्रश्न गलत ना हो। ठीक है, अमृतलाल नागर ने टुकड़े टुकड़े दास्तान, ठीक है, टुकड़े टुकड़े दास्तान बहुत इंपॉर्टेंट आपकी। ठीक है, कमलेश्वर जो मैंने जिया, यादों का चिराग और जलती नदी, ठीक है, इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने जिया, यादों का चिराग और जलती हुई नदी। ठीक है, ये आपको भी याद रखना है। ठीक है, आत्मकथा का विकास की अगर हम बात करें, ठीक है, आत्मकथा के विकास, यहाँ से जरूर प्रश्न बनता है। ठीक है, ये प्रश्न आपके जोड़ी मिलाने में आया था इस बार भी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई प्रश्न आपका बनेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई प्रश्न आपका बनेगा, तो आपको इस चीज को याद रखो भाई, हम मतलब अगर हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं और हम अच्छे से गहरे स्तर से पढ़ाई कर रहे हैं,
तो बहुत काम आएगी, कहीं ना कहीं आपके प्रश्न बनेंगे और आपसे वो प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है, भले आपको ये नहीं पता होगा कब पढ़ा कैसे पढ़ा, पर वो प्रश्न जब आएगा तो बन जाएगा। ठीक है, जैसे सही जोड़ी में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, दो अगर हमें पता है तो दो वैसे जुड़ जाती, अधिकतर इतना टफ नहीं आता है सही जोड़ी में और कथन में। सॉरी, जो बुक देता है ना ABCD ABCD दे दी, ABC दे दी, ठीक है, फिर BDE दे दिया, ठीक है, EVD दे दिया। जब आते हैं ना तो आपको अगर दो पता है ना तो बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि दो में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, बेहद अगर आपको जोड़ी मिलाने में दो पता है तो इस स्तर तक आपका काम हो चुका होता है। हाँ, एक आध कोई प्रश्न बन जाता है जिसमें आपको तीन चीज पता हो, मतलब तीन के अप्रोच चार ही हो गई कंप्लीट, तो वो जब तक आपको नहीं पता हो तब तक प्रश्न नहीं बनता है। पर बहुत ज़्यादा केस में ये है कि आपको अगर दो पता है, मतलब आपको 50% पता है, तो आप जोड़ी मिलाने में इस प्रकार के कथन में बहुत आगे निकल जाते हैं। तो इसलिए शांति से पढ़ो, आराम से पढ़ाई करो और डीप पढ़ो। ठीक है, गहन अध्ययन करो। ठीक है, प्राचीन आत्मकथा, सबसे पहली आत्मकथा जो मानी जाती है बनारसीदास जैन जी की मानी जाती है, अर्धकथानक। ठीक है, 1641 में लिखी गई थी। हिंदी आत्मकथा का जन्म और विकास गद्य की विधाओं की भांति भारतीय हिंदी युग में हुआ, ये हम पढ़ चुके हैं भाई। जो भी गद्य की विधाएं हैं लगभग सारी विधाएं भारतीय हिंदू युग में उत्पन्न हुई है। ठीक है, एकांकी वगैरह इनको छोड़ दिया जाए तो ठीक है, लगभग सब विधाएं आपकी भारतीय हिंदू युग में उदित हुई है। ठीक है, भारतीय हरिश्चंद्र जी खुद ने लिखी, कुछ आप बीती कुछ जग बीती या पूर्ण है इनकी। ठीक है, इसको लिखो। सत्यानंद अग्निहोत्री, इनका बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि मुझ में देव जीवन का विकास, ये सब जोड़े मिलाने वाले हैं। पंडित अंबिका दत्त व्यास निज वृत्तांत वैसे आता नहीं है। स्वामी श्रद्धानंद की भी आज तक नहीं पूछी गई, पर कल्याण पथ का पथक याद रखो, फिर भी कभी पूछ ले तो। द्विवेदी युग में आए हम। ठीक है, तो द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में अपनी अधूरी कहानी प्रकाशित कराई। उनके परिवर्तित संपादकों में पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने मेरी अपनी कथा, पंडित देवदत्त इसी युग में, ठीक है, पंडित देवदत्त शुक्ल ने संपादक के 25 वर्ष नाम से आत्मकथा लिखी। पंडित देवदत्त ने क्या लिखी है? संपादक के 25 वर्ष। ठीक है, इसी युग में जयशंकर प्रसाद ने पद्य में और मुंशी प्रेमचंद्र ने गद्य में मेरा जीवन प्रवाह, ठीक है, नामक आत्मकथा लिखी। मतलब अब देखो, अब ये देखो लेवल कहाँ से बढ़ता है। लेवल हमने कहा मेरा जीवन प्रवाह हो गई, खत्म, मुंशी प्रेमचंद याद कर लिया। चलो मुंशी प्रेमचंद याद कर लिया और थोड़ा डीप चले गए हम। ठीक है, और गहन अध्ययन किया तो हमने प्रेमचंद भी याद कर लिया। अब वो पूछ लेगा गद्य में किसने लिखी और पद्य में किसने लिखी। अब यहाँ कॉन्सेप्ट चलता है, कॉन्सेप्चुअल स्टडी आपके काम आती है कि मुंशी प्रेमचंद गद्य में लिखते थे। ठीक है, कहानियां लिखी, उपन्यास लिखे, ठीक है, यही चीजें लिखी। पद्य में कभी उन्होंने हाथ नहीं आजमाया। इस भाई साहब ने दोनों चीज लिखी है। ठीक है, प्रसाद जी ने क्या लिखा? प्रसाद जी ने गद्य भी लिखा और पद्य भी लिखा। अब नाटक की बात करें तो नाटक भी उनके उतने प्रसिद्ध है जितनी इनकी कामायनी, मतलब काव्य प्रसिद्ध है। ठीक है, पर इन्होंने पद्य में लिखी और इन्होंने गद्य में लिखी। ठीक है, मेरा जीवन प्रवाह। इस युग में परमानंद आप बीती, रामविलास शुक्ल ने मैं क्रांतिकारी कैसे बना, भगवती चरण वर्मा जी ने कहीं ना जाए का कहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी। ठीक है, कहीं ना जाए का कहिए, भगवती चरण उपाध्याय जी, भगवती चरण वर्मा जी की कहीं ना जाए का कहिए। ठीक है, संघर्ष और दिग्दर्शिका ये लिखी इन्होंने। स्वतंत्रता युग में अगर हम आए तो इस युग में आत्मकथा का बहुमुखी विकास हुआ और स्वाधीन भारत में प्रकाशित प्रथम उल्लेखनीय आत्मकथा यशपाल जी की सिंहावलोकन थी। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन क्या भूलूं क्या याद करूं, निर्माण बसेरे दूध 10 द्वार से सोपान तक। भाई साहब ये क्वेश्चन बार बार आपका यूजीसी नेट में आएगा, फिर सेट में जाएगा, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर में जाएगा, घूम फिर के। पता नहीं ये बच्चन जी से इनको बहुत लगाव है, ये प्रश्न आप रट लो। ठीक है, किस्मत हो शायद हो सके फिर से पूछ ले, तो ये क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। क्रम याद रखो, 1 2 3 4 ये ऐसे ही लिखी। ठीक है, ये क्रम में ही लिखी है। ठीक है, तो ये क्रम याद रखो। इनका मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर आपको एक साथ चारों चीजें याद नहीं हो रही है तो क्या भूलूं क्या याद करूं, और 10 द्वार से सोपान तक। 2 तो पहले याद कर ही लो कम से कम कि भाई पहली और आखिरी ये है। अगर पेपर थोड़ा सा टफ बनता है तो इतने में काम हो जाएगा, और बहुत ज्यादा टफ बनता है तो फिर 2 बाद में। वो जो मैं तरीका आपको हमेशा बताता हूँ, एक साथ कभी भी मत करो, है ना, किस्त में कर लो, आपके दिमाग को भी लोड नहीं जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और चीजें याद भी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज आपकी हो गई। ठीक है, क्लियर। बच्चन जी ने उपरोक्त आत्मकथाओं को स्मृति यात्रा यज्ञ कहा। ठीक है, बच्चन जी के बारे में डॉक्टर रामचंद्र तिवारी जी की तरह धर्मवीर भारती ने कहा कि हिंदी में अपने बारे में कुछ इतनी बेबाकी, साहस और सद्भावना में कह देना पहली बार हुआ है। ठीक है, बच्चन के बारे में, जो बच्चन जी ने जो लिखा ना, उनके बारे में ये कहा इन लोगों ने, भाई इतनी उस अच्छे से पहली बार। अब देखो, देवराज उपाध्याय की यौवन के द्वार से पूजन सहाय का मेरा जीवन इंपोर्टेंट। कन्हैयालाल मिश्र जी तप्ती पगडंडियों पर, इनका वैसे पूछा नहीं गया। फणेश्वर नाथ रेणु जी का आत्म परिचय याद रखो।
नगेंद्र की अर्धकथा। ठीक है, अब अर्धकथात्मक कथानक और अर्धकथा दोनों अलग अलग है, इनको याद रखना है। ठीक है, अर्धकथानक बनारसीदास जैन की है, 1641 है। ठीक है, कब लिखी गई थी? 1641 में लिखी गई थी अर्धकथानक। ठीक है, तो ये याद रखना, पहली आत्मकथा थी और ये नगेंद्र की अर्धकथा है। शंकर दत्त शर्मा मेरी जेल यात्रा उसके रहस्य, सत्यानंद अग्निहोत्री मुझ में देव जीवन का विकास, अपन पहले ही बात कर चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम महिला आत्मकथाकार की। ठीक है, ठीक है, महिला आत्मकथा, ये अपनी चर्चा हो गई। इसमें मैं बिल्कुल इस वो हूँ निश्चिंत की आप लोगों को क्लियर समझ में आई होगी और बहुत अच्छे से आपको आपका जो भी डाउट होगा वो आपका क्लियर हुआ होगा। ठीक है, क्या किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, कैसे प्रश्न बनते हैं, वो आपका क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगली बात करते हैं महिला आत्मकथा। महिला आत्मकथा लेखिकाओं में सर्वप्रथम जानकी देवी बजाज जी का नाम लिया जाता है। कौन है जानकी देवी बजाज? ठीक है, जिन्होंने 1956 में लिखी, क्या लिखी? मेरी जीवन यात्रा। ठीक है, क्या लिखा उन्होंने? मेरी जीवन यात्रा। जानकी देवी बजाज, पहला तत्व, जो दूसरा तत्व 1956 और तीसरा तत्व की आत्मकथा मेरा जीवन जी मेरी जीवन यात्रा। ठीक है, नामक आत्मकथा लिखकर महिला आत्मकथा के लेखन का आगाज किया। इनके बाद प्रतिभा अग्रवाल ने अपनी आत्मकथा के 2 भागों में दस्तक जिंदगी की, मोड़ जिंदगी का, तथा कुसुम अंसल ने जो कहा नहीं गया, तथा कृष्णा अग्निहोत्री ने लगता नहीं दिल मेरा। ठीक है, ये इनकी थोड़ा सा याद रखना, लगता नहीं दिल मेरा अग्निहोत्री जी की। आगे और अपन पढ़ेंगे ना, इंपॉर्टेंट देखो। मैत्री पुष्पा बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्तूरी कुंडल बसे, गुड़िया भीतर गुड़िया, दोनों याद रखना है। ठीक है, दोनों याद रखना, एक नहीं। रमणीका गुप्ता की हादसे बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। प्रभा खेतानी की अन्या से अनन्या, ये बहुत बार आपकी पूछी गई है। चंद्रकर्ण की पिंजरे की मैना है। अनीता राकेश की संतरे संतरे। ममता कालिया कितनी शहरों में कितनी बार। ठीक है, कितनी शहरों में कितनी बार ममता कालिया। ठीक है, चंद्रकांत हाशिए की बारात और मन्नू भंडारी एक कहानी है भी। ठीक है, मन्नू भंडारी की क्या है आपकी? एक कहानी है भी, आपकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है? मन्नू भंडारी जी की एक कहानी है भी याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको ममता कालिया की याद रखना है, 2 हो गई। मैत्री पुष्पा की याद रखना है, 3 हो गई। रमणीका गुप्ता की 4 हो गई। प्रभा खेतान की 5 हो गई। ठीक है, मतलब आपको 5 आत्मकथा याद रखना है 9 में से। ठीक है, 4 को आप थोड़ा सा दिमाग में रखना। ठीक है, ये हो गई महिला आत्मकथा। अब हम बात करते हैं दलित आत्मकथा के बारे में। ठीक है, दलित आत्मकथा भाई क्या रहा है? दलित आत्मकथा में सर्वप्रथम नाम मोहनदास नेमिशराय के अपने अपने पिंजरे भाई साहब। ठीक है, कौन आए सबसे पहले? मोहनदास नेमिशराय आए, अपने अपने पिंजरे लिखे। इनके बाद ओम प्रकाश वाल्मीकि जी आए, जिनने जूठन लिखी। तत्पश्चात कौशल्या बसंती, दोहरा अभिशाप आता है। ठीक है, ये 3 आपके दलित प्रमुख हैं। ठीक है, अब बाद में अब ये याद रखना। ठीक है, लेकिन सर्वप्रथम कौन आ रहा है? मोहनदास नेमिशराय लिख के क्या जा रहे हैं? अपने अपने पिंजरे। ठीक है, उसके बाद कौन आ रहा है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, क्या लिख के जा रहे हैं? जूठन। फिर कौशल्या बसंती, दोहरा अभिशाप। ठीक है, अभी इनमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। दोहरा अभिशाप अगर आपको दे दिया तो मन्नू भंडारी दे देंगे, उषा प्रियंवदा दे देंगे, प्रभा खेतान दे देंगे, रमणीका गुप्ता दे देंगे। फिर हम बड़े कंफ्यूज कि यार भाई है किसका ये। ठीक है, मतलब कौशल्या बसंती के साथ 3 नाम वो दे दी एक जैसे, और वो रियल में एक जैसे लगते हैं। मन्नू भंडारी, उषा प्रियंवदा, आपकी मैत्री पुष्पा। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है भाई। मैत्री पुष्पा कस्तूरी कुंडल बसे और गुड़िया भीतर गुड़िया वाली है। ठीक है, ये चीज आपको थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए। मन्नू भंडारी एक कहानी है भी। ठीक है, ये चीज आपको एकदम मस्तिष्क में, आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि भाई हाँ किसकी क्या है। इनमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। इनमें अगर आप भ्रमित हो रहे हो तो फिर ये मान के चलो कि आपका पेपर थोड़ा सा बिगड़ने का चांस ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, आत्मकथा इस प्रकार है। 1 नंबर गलत डल गए, कोई दिक्कत नहीं। माता प्रसाद झोपड़ी से राजभवन, इंपॉर्टेंट भाई साहब। ठीक है, इनकी देख लो, जहाँ जरूरत नहीं है। तुलसीराम जी की मुर्दिया मणिकर्णिका है। ठीक है, उसके बाद धर्मवीर भारती, मेरी पत्नी और भेड़िया, ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, सुशीला टाक भोरे की बहुत इंपॉर्टेंट है। शिकंजे का दर्ज बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुशीला टाक भोरे जी की शिकंजे का दर्द बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब आपकी 4 मैंने आपको उधर बता दी, 5 आपकी ये हो गई, 6 आपकी ये हो गई, 7 आपकी ये हो गई और 8 आपकी ये हो गई। ठीक है, मतलब आपकी नहीं 4 नहीं 5 थी, 5 4 9। आपको ये 9 तो आपको याद रखना ही है। ठीक है, दलित में। फिर आए तुलसीराम जी। ठीक है, अब तुलसीराम की बात करें जो हमारे साहित्यकार हैं, जिनका आपका मुर्दिया जो है वो आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। ठीक है, इनकी जो मुर्दिया आत्मकथा है वो आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है। तो ये आपकी पहली आत्मकथा मुर्दिया, जिसके राइटर हैं तुलसीराम। ठीक है, उनके बारे में हम बात करते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, इनसे क्या प्रश्न बन सकते हैं, क्या क्या हो सकता है संभव वो चीज़ें। चलिए, जुलाई 49 जन्म, देहांत अभी गए बेचारे 2015 में। रचना अंगोला का मुक्ति संघर्ष है। CIA। ठीक है, राजनीतिक धन समिति के हथियार।
अ हिस्ट्री ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन ईरान, ठीक है, पर्सिया टू ईरान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी आइडियोलॉजी इन सोवियत ईरान, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है तुलसीराम जी की आइडियोलॉजी इन सोवियत ईरान, रिलेशंस, ठीक है, रिलेशंस, मूर्धिया तो है ही है और मणिकर्णिका, ये दोनों इनकी आत्मकथा है, ठीक है, 2 भाग है उसके। मूर्धिया की बात करें हम, ठीक है, तुलसीराम पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका था? बुद्ध का था, ये याद रख लो भैया, हो बोलता हूँ फालतू फैक्ट बहुत पूछ रहे हैं आजकल। मूर्धिया का प्रकाशन अभी बिल्कुल 2010 में हुआ है। मूर्धिया धर्मपुर गांव का शमशान स्थल है जहां मृत्यु के साथ अंधविश्वास और भूत प्रेत की गहरी छाया है, परंतु तुलसीराम इसे बहुउद्देशीय कर्मस्थली मानते हैं। कहाँ है? 2010 में। कौन सी जगह का गांव है? तो धर्मपुर गांव का शमशान स्थल है, ठीक है। कहाँ का है? धर्मपुर गांव, ठीक है, गांव याद रखना आप लोग, ठीक है। मूर्धिया में 7 अध्याय भाई साहब। अब देखो, अब टप में आपको जो बोल रहा था बस इतना ही। अब पूरी आत्मकथा है तो प्रश्न बन ही नहीं रहा ना, आपसे पात्र पूछ ले रहा है, वो बहुत सारे पात्र दे देगा, इनमें से कौन कौन थे, या आपका अध्याय का क्रम पूछ ले रहा है, अध्याय का क्रम बताओ, या अध्याय डायरेक्ट पूछ ले रहा है कि इनमें से कौन कौन से अध्याय मूर्धिया के हैं, ठीक है। बस इतना, 3 प्रश्न बता दी मैंने आपको। लगता है हमको बहुत कठिन है, ठीक है, पर जब हम अगर उसको उस हिसाब के नोट्स से जब हम पढ़ते हैं कि भाई किस प्रकार के नोट्स हैं, किस प्रकार की सामग्री है, तो हमें प्रश्न पत्र थोड़ा आसान लगता है, ठीक है। पर अगर हम इसको ये देखें भाई मूर्धिया हम पूरी पढ़ लें, तो कहाँ से पढ़ोगे भैया तुम मूर्धिया पूरी? पर अकेली मूर्धिया नहीं है, ठीक है। क्या भूलूं, क्या याद करूं कि 4 भाग है, ठीक है समझ गए? या आप बात करो तो आप खुदरी जो रमणीका गुप्ता की है वो अलग है। तो जो चीज़ प्रश्न बनता है आपका जहाँ से, तो वो चीज़ भाई साहब ये है। 7 अध्याय, कितने? 7, तो ये पॉइंट याद रखो, याद 7 अध्याय। पहला पारिवारिक पृष्ठभूमि, मूर्धिया और स्कूली जीवन, अकाल में अंधविश्वास। चौथा मूर्धिया के ग्रंथों लोक जीवन, फिर बोतनीय नागिन है, चले बुद्ध की राह है, और आजमगढ़ में फाका कशी है, ठीक है। आजमगढ़ में फाका कशी। अब ये बुद्ध की राह चले ना, इसको कनेक्ट करके चलो कि भाई साहब ये किससे प्रभावित थे? बुद्ध से, ठीक है। तो बुद्ध की राह इसलिए चले हैं, ठीक है। अब इसका भी वही पैटर्न है जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, किसी भी चीज़ को याद करने का पैटर्न आपका ये है कि भाई आपको अगर बहुत इंटेलिजेंट आप हैं, ठीक है, मतलब आपके मस्तिष्क की कोई सीमा ही नहीं है, तो बिल्कुल एक बार में याद कर लो सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप एवरेज हैं, औसत हैं, है ना, ठीक है, औसत हैं जो अधिकतर लोग होते हैं, आप उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं आते हैं, आप औसत में आते हैं, तो औसत वालों के लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप एक साथ सारी चीज़ें याद मत करो। हमने कहा भैया 7 पार्ट हो गए, हमें पता है, ठीक है, हमें जो जो इसमें से याद रहा, ठीक है। जैसे हम अगर आंख बंद करके अगर बात करें तो हमने कहा भाई बुद्ध याद था, अकाल में अंधविश्वास याद था, और हमने क्या याद था? बोतनिया, ठीक है। तो ये 3 चीज़ हमें याद हो गई थी 7 में से, मतलब 4 चीज़ बची, ठीक है। मूर्धिया है तो मूर्धिया तो खुद आएगा, ठीक है, 5वीं चीज़ हो गई। मूर्धिया के साथ स्कूली जीवन, पारिवारिक पृष्ठभूमि लेखक खुद की दे रहा है, ये 6 चीज़ हो गई। अब बचा क्या आपका? मूर्धिया में लोक जीवन, ठीक है, और क्या चला? आजमगढ़ में फाका कशी, ठीक है। अब इनके क्रम याद रख लो आप, ठीक है। सबसे पहले आदमी क्या बताएगा भाई? पारिवारिक पृष्ठभूमि बताएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या बताया जाएगा? सबसे पहले पारिवारिक पृष्ठभूमि बताएगा ना, ठीक है। सबसे पहले क्या बताएंगे? वो पारिवारिक पृष्ठभूमि बताएगा, ठीक है। फिर बुद्ध की राय, चलो ये मान के चलो बुद्ध की राय के बाद आजमगढ़ में फाका कशी। बुद्ध की राय मतलब जब उनको क्या हो गया? ज्ञान प्राप्त, दिमाग खराब, तब निकले वो, ठीक है। तो आखिरी से पहले मान लो, ठीक है। वैसे आखिरी पे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बनता है रटने के लिए, पर मान लो एक पहले, ठीक है, खत्म हो गए, ठीक है। पारिवारिक पृष्ठभूमि, अब इस क्रम में आपने फिर मूर्धिया और स्कूल जीवन, परिवार के बाद कहाँ जाएगा? स्कूल जाएगा पढ़ाने, ठीक है। फिर अकाल की बात करी उन्होंने, अकाल में अंधविश्वास, ठीक है। फिर मूर्धिया के गिद्ध तथा लोक जीवन बताई है, और भूतनीय नागिन है, और फिर बुद्ध की राह चल के आजमगढ़ पहुँच गए, ठीक है। तो ये आपके साथ, ये आपको याद रखना है। बाकी आप अगर आत्मकथा नहीं भी याद रखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब एक चीज़ और हम बात करें, अगला पॉइंट क्या पूछेगा? आत्मकथा, तुलसीराम की आत्मकथा के 3 भाग है, मूर्धिया, मणिकर्णिका, अकाल में अंधविश्वास, ठीक है। ये आपका जो इसमें दिया ना, ये यहाँ जो दिया अकाल में अंधविश्वास, ये उसकी आत्मकथा के 3 भागों में से एक भाग है वो, ठीक है। मूर्धिया, मणिकर्णिका और अकाल में अंधविश्वास, ठीक है। इसके माध्यम से लेखक ने जो स्वयं जीवन जिया उसे सच्चे और कड़वे सत्य को उजागर किया है, जो दलितों को झेलना पड़ता है। सामाजिक कुरीतियों को अपनी आत्मकथा के 3रे खंड में वर्णित किया है। सामाजिक कुरीति कहाँ रही? आत्मकथा के 3रे खंड में। अब ये चीजें वो पूछ ले रहा बस। तुलसीराम ने मूर्धिया आत्मकथा की भूमिका में स्पष्ट कर दिया था कि सही मायनों में हमारी दलित बस्ती की जिंदगी थी, इस जिंदगी को आत्मकथा के माध्यम से हमने बाहर निकाला, ठीक है। अब ये पूछ लेगा क्योंकि ये भूमिका से है, ठीक है। भूमिका जो लिखी जाती है ना पुस्तक की, सबसे पहले उस भूमिका से लिया गया है ये, ठीक है। तो क्या है? यह सही मायनों में हमारी दलित बस्ती की जिंदगी थी,
इस जिंदगी को आत्मकथा के माध्यम से बाहर निकाला गया है। ठीक है, अब ये कथन जब अलग से पूछेंगे ना तो अपना दिमाग घूम जाएगा किसकी बात कर रहा। ठीक है, तो ये कथन हमें पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है मूर्धिया से। मूर्धिया उन्होंने बताई कि उस समय शिक्षा ब्राह्मणों ने छत्र राज स्थापित कर लिया था और कोई दलित, यदि कोई दलित या नीच जाति के व्यक्ति को स्कूल में दाखिला मिल भी जाता था तो उसे जाति सूचक शब्द या भद्दी गालियों से ही पुकारा जाता था। शुरू में अधिकतर बच्चे उपस्थित शब्द का उच्चारण नहीं कर पाते थे, जिस पर मुंशी जी अविलंब गालियां की बौछार कर देते थे। विशेषकर दलित बच्चों को वे चमरकट कहकर अपना गुस्सा प्रकट करते थे। अब ये कथन आपका यहाँ से पूछा जा सकता है, भाई शुरू में अधिकतर बच्चे उपस्थित शब्द का उच्चारण नहीं कर पाते थे तो मुंशी जी क्या करते थे, अविलंब गालियों की बौछार। ठीक है, तो ये आपका पूछ लेगा। मूर्धिया आजमगढ़ जिले के धर्मपुर गांव का राजनीतिक है। ठीक है, अब ऊपर गांव की बात आई थी, यहाँ जिला भी आ गया, आजमगढ़ जिला। धर्मपुर गांव राजनीतिक सामाजिक केंद्र, जहाँ कलकत्ता की ट्रेन के लिए लोग मूर्धिया से होकर जाते हैं। पशुओं के शवों को मूर्धिया में डाला जाता है। ठीक है, मूर्धिया मतलब जहाँ पर वो सब शमशान है। एक दिन अपने मुन्नर चाचा के कहते सुने कि भारत में समूहिक खेती हुई और सब कमाई सब खाई। नेहरू जी कारखाना खोली ही, अब 5 साल में योजना बन रही। पहले हकबट हुई फिर चकबट। ठीक है, तो ये कथन भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, ये कथन एक बार मस्त दिमाग में थोड़ा सा डाल लो। तुलसीदास ने चमार जाति में जन्म लिया था। कौन सी जाति में? चमार जाति में। और दलित होने का दुख सामाजिक व्यवस्था के कारण उन्होंने पाया था। ठीक है, चेचक की आपदा से दाई आंख का खोना अशुभ श्रेणी में उसको लाखड़ा करता है। ठीक है, मतलब आज भी गांव तरफ मानकर चलती है कि जो कुछ अपंग होते हैं, जो विकलांग होते हैं, किसी भी चीज़ के, उनका आंख हो या पैर से थोड़े विकलांग हो, जो भी चीज़ हो, उनको अपशगुन माना जाता है। आज भी लोग मानते हैं। ठीक है, आज भी अगर गांव देहात में आप जाओगे, ठीक है, तो वो लोग अभी भी मानते हैं, शुभ मानते हैं। ठीक है, तो ये उनका हो गया। ठीक है, अभी जाति इन्होंने लिखी है। ठीक है, जाति खुद थे इसलिए लिखी है, बाकी जाति सूचक शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जाति लिखी तो वो पढ़ाना तो हमें पड़ेगा। ठीक है, अब उन्हें केनवा एक फाटक बंद है आदि अब शब्द सुनने पड़ते थे। उनको क्या कहते थे? वो केनवा। ठीक है, और क्या कहते थे? एक फाटक बंद है। ठीक है, किसके लिए प्रयोग किया है? तो ये तुलसीराम जी के लिए प्रयोग किया गया था। आदि अपशब्द और छुआछूत भेदभाव को भारत में आज़ादी के बाद भी इस तरह बताते हैं कि हम अंजुरी मुंह से लगा झुके रहते हैं और बहुत ऊपर से चबूतरे पर खड़े खड़े पानी गिराते हैं। वे पानी बहुत कम पिलाते हैं किंतु सिर पर ज़्यादा गिराते थे। इससे हम बुरी तरह भीग जाते थे। पानी पीना वास्तव में एक विकट समस्या थी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा दिमाग में रख के चलना है, ताकि अगर हमारे पास किसी प्रकार का कोई प्रश्न बनता है तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है भाई, उनने क्या बात की? परिवार में शादी वगैरह जो जिक्र उन्होंने बोला ही भाई, ये पलाश की पत्तियों पत्थर बनाया करते थे। शादी बाजियों से समय सबके लिए पत्तलों का इंतजाम करता था। परिवार जूठी पत्तलों झाड़कर भोजन इकट्ठा करता था। तब वह अमानवीय हद थी, अमानवीयता की। इम्तहान की फीस के लिए चालाने की उसकी मांग मुन्नर चाचा ठगराते हैं, कहते हैं ई सब इतिहाने के बदले पैसा लेके जाइए नौमनिया के पकौड़ी खा ले। ठीक है, मतलब कहना बाल मानसिकता को आहत करता था। मतलब इनने भाई इससे अच्छा तो कहाँ कर ले, पकौड़ी खाया इस पैसे से अच्छा, तो मतलब इस पैसे की तो। ठीक है, बिना सोचे समझे की गई टिप्पणी किसी हृदय पर गहरे प्रभाव कर सकती है, ये भी हो गई आपकी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, तो उच्च वर्णों का ईर्षा दोष भी इसमें दिखाया गया है। मूर्धिया में तुलसीदास का संघर्ष और उनके साथ उनकी जाति तथा अन्य हरिजनों का संघर्ष वर्णित है। सरल और सहज जीवन जीने के लिए पैसों की जरूरत होती है, दलितों के पास इसका अभाव है। तुलसीराम संघर्ष के दिन का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, अब इनमें ये वर्णन भी आपको मिलता है, ये आप लोग एक बार पढ़ लेना, नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब जाड़े के दिनों का वर्णन करते हैं। भाई घर की जो फर्श है उस पर धान का पुआल बिछा देते थे, फिर उस पर कोई रेवा या गड्डी बिछाकर हम धोती ओढ़कर सो जाते थे और उसके बाद पिताजी फिर से पुआल डाल देते थे ताकि ठंड नहीं लगे। ठीक है, वे दिन आज भी उनको याद आते हैं कि मुर्दों सा लेट हुए हमारे नीचे पुआल, ऊपर भी पुआल और बीच में कफन ओढ़े हम सोते नहीं, बल्कि अपनी अपनी चिताओं का जलने का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपसे पूछ सकते हैं कि मुर्दों की तरह या बेदिन के बाद भी दे देगा, यहाँ से दे देगा। लेट हुए हमारे नीचे पुआल, ऊपर पुआल और बीच में कफन ओढ़े हम सोते नहीं है, बल्कि अपनी चिताओं को जलने का इंतजार कर रहे हैं। किसका है? तो ये मूर्धिया का है। ठीक है, ये गीत याद रखना आप लोग, हो सकता है भाई पूछ ले, बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। गीत है, अलग से गीत दिया है तो पूछेगा हरिजन जन्माई सब दुख भारी हो। ठीक है, ये सब कुछ आपका बताया गया। फिर अलग अलग उनकी कहाँ कहाँ पे वो हुई है उसके बारे में भी उन्होंने पूरा जिक्र किया है। फिर आती है हमारी रमणिका गुप्ता जी। ठीक है, रमणिका गुप्ता है आपकी अगली लेखिका। ठीक है, 22 अप्रैल 1930। ठीक है, सुनाम पंजाब में जन्म हुआ। 2019 में अभी गई हैं ये।
पिता प्यारेलाल बेदी और मम्मी लीलावती थी। कविता संग्रह इनके हैं गति अगति, तब और अब, खूंटे आदमी के लिए, ठीक है। उसके बाद भीड़ 70 में चलने लगी, कोयले की चिंगारी में हवा लिखना चाहती हूँ, ठीक है। मैं आज़ाद हुई हूँ, कैसे करोगे बंटवारा इतिहास का, ठीक है। अब हम मूर्ख नहीं बनेंगे, विज्ञापन बनता कभी पत्तियाँ प्रेम की। कहानी संग्रह बहु जुटाई, कुल 11 कहानियाँ संकलित है इसमें, ठीक है। बहु जुटाई में कितनी कहानी संकलित है, तो 11 कहानियाँ संकलित है। अलग से तथ्य थोड़ा सा याद रखना। उपन्यास ने लिखा मौसी और सीता, ठीक है। कौन से उपन्यास लिखे उन्होंने, एक लिखा है मौसी और सीता लिखा है, ठीक है। सीता मौसी ऐसे याद कर लो। आत्मकथा इनकी है हादसे 2005, उनके ट्रेड यूनियन राजनीतिक जीवन का हादसा है। और आप उधरी 2016 में पारिवारिक और निजी जीवन वृत्तांत है, ठीक है। पारिवारिक और निजी जीवन वृत्तांत है, ठीक है। ये आपका हो गया भाई साहब आत्मकथा, ठीक है। इनकी कौन की, आपकी रमणीका गुप्ता की, ठीक है। ये इनकी आत्मकथा हो गई, ठीक है। तो आगे अगली जो है हादसे, ठीक है। इसमें रमणीका गुप्ता के स्त्री पक्ष की कहानी से कहीं अधिक एक राजनीतिक कार्यकर्ता की कहानी बताई, मतलब एक राजनीतिक कार्यकर्ता की कहानी के बारे में आप बात कर लो, ठीक है। दोनों आपकी सॉरी आपका है, ठीक है। हादसे में क्या हो रहा है, ट्रेड यूनियन राजनीतिक जीवन का हादसा है, और आप उधरी जो है पारिवारिक और निजी जीवन वृत्तांत है। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि भाई हादसे में क्या वर्णन किया गया है इन्होंने, और आप उधरी में इन्होंने क्या वर्णन किया है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये आत्मकथा कौशल्या बेसंती के दोहरा हिसाब के से इस तरह सामने रखती है कि दोनों में लेखिका जानती है कि दलित स्त्रियों की लड़ाई दूसरा कोई नहीं लड़ेगा, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं है आपका तथ्य, इसके लिए खुद उन्हीं आगे आना होगा। हादसे में रमणीका गुप्ता कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूरों को इंसाफ दिलाने के लिए संघर्षरत है, ठीक है। अब ये आपसे पूछ सकते हैं भाई साहब कौन सी खदान कौन सा क्या, क्योंकि मैं बहुत बार बोल रहा हूँ भैया कि बहुत सड़े ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं ना, पता नहीं क्या ही पूछना चाह रहे हैं, ठीक है। तो रमणीका गुप्ता कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूरों के मतलब इंसाफ दिलाने के लिए संघर्षरत है। वहीं दोहरा हिसाब में कौशल्या दलित नारी की उन्नति पर समाज की तरक्की कर रही, इससे कोई मतलब नहीं। रमणीका गुप्ता की जो आत्मकथा है वो अन्य आत्मकथा से भिन्न है, ठीक है। ये आत्मकथा अन्य से भिन्न है, इसमें 4 पहलू हैं। कौन कौन से आएंगे आपके, कौन कौन से पहलू है, तो आप देख लो भाई साहब। राजनीतिक संघर्ष मिलेगा आपको, व्यक्ति जीवन मिलेगा, यात्रा वृत्तांत मिलेगा, और साहित्य यात्रा मिलेगी, ठीक है। चारों चीज आपको मिलेगी। अब आगे भाई आपकी आपहुदरी, ठीक है। यह आपकी आपहुदरी पंजाबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है स्वेच्छाचारी। अब यहीं से प्रश्न बनना प्रारंभ हो जाता। पहले ही प्रश्न ये कि आपहुदरी किस भाषा का शब्द है, पंजाबी। अर्थ इसका क्या है, तो स्वेच्छाचारी, मतलब जो अपनी इच्छा से चलने वाला होता है, स्वयं की इच्छा से जो संचालित हो वो स्वेच्छाचारी होगा, ठीक है। खुद अपनी इच्छा से चल रहा है, ठीक है। रमणीका गुप्ता ने इसमें निम्न बातों का उल्लेख किया है, ठीक है। क्या क्या आपको मिलेगा, ठीक है। यौन संबंधों की खुली दास्तान आपको मिलेगी, बाल यौन शोषण के बारे में आपको चर्चा मिलेगी, रिश्तों की सत्यता के बारे में आपको मिलेगा, सामंती सोच का प्रभाव आपको मिलेगा, आर्य समाज का प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण। आपसे ये अलग से पूछ लेगा कौन से समाज का प्रभाव है, किस समाज से प्रभावित थी, ठीक है। तो आर्य समाज दे देगा आपको, क्या दे देगा, प्रार्थना समाज दे देगा आपको, जो भी चीजें अलग से डाल के पूछ लेगा कौन से समाज का प्रभाव आपको मिलेगा, दयानंद सरस्वती का, ठीक है। तो आर्य समाज है आपकी, ठीक है। मनोविज्ञान की समझ, रियासतों की सच्चाई के बारे में, कुप्रथाएं, स्त्री की स्थिति, मतलब कुप्रथाएं बताइए और स्त्री की स्थिति, छुआछूत, जाति पाति और अंधविश्वास, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। छुआछूत, जाति पाति और अंधविश्वास भी आपको इस आत्मकथा में देखने को मिलेगा, ठीक है। हादसे में जहाँ बाह्य संघर्ष मिलता है और आपहुदरी में आंतरिक संघर्ष। बात कर लेना आपहुदरी आपकी किस में है, आपहुदरी की हम बात कर रहे हैं पारिवारिक जीवन और ये मिल रहा है, जबकि इसमें ट्रेड यूनियन वाली मिल रहा है, मतलब जो कोयला मजदूर है, कोयला खानों में काम करने वाले, उनके लिए वो लड़ रही हैं। तो वो बात समझ में आ रही है। आपहुदरी में आंतरिक है और हादसे में बाह्य संघर्ष की बात करते हैं, ठीक है। ये भी आपका फैक्ट के रूप में पूछा जा सकता है। सिगमंड फ्राइड के विचारों से प्रभावित रमणीका गुप्ता आपहुदरी में कहती, कभी कभी मैं स्वयं अपने शरीर में होते बदलाव को देखती, छूती और अपने अंगों को सहलाती, मुझे कुछ बदला सा नजर आता है, ठीक है। ये किसका कथन है, कभी कभी मैं अपने अंगों अपने शरीर में होते बदलाव को देखती हूँ, छूती हूँ और अपने अंगों को सहलाती हूँ, कुछ बदलाव नजर आता है। ये किसका कथन है, रमणीका गुप्ता का। आपहुदरी तो किससे प्रभावित थी, सिगमंड फ्राइड के विचारों से ये प्रभावित थी, ठीक है। अब ये आपको बहुत सारे तथ्य मिल रहे हैं, फैक्ट मिल रहे हैं, इन सबको आपको याद रखना है ताकि आप परीक्षा हॉल में कुछ गलती ना करें, ठीक है। फिर यौन संबंधों की खुली दास्तान की अगर बात करें तो रमणीका गुप्ता ने लिखा है कि पहले मैं बलराम के प्रति आकर्षित थी, मतलब पहले किसके, बलराम। उन दोनों मानो किसी ने हमारी पोर में बलराम लिख दिया।
ये हम दोनों के लिए प्रेम का पहला एहसास था, ठीक है। फिर दूसरी बार अपनी सहेली के भाई हामिद के प्रति आकर्षित हुई है, ठीक है। तो बलराम और हामिद, मतलब इन्होंने जो यौन संबंध हमने बोला ना कि इन्होंने क्लियर कट में लिखा है कि भाई क्या क्या उनके जीवन में घटित हुआ, क्या किस प्रकार से उनका जीवन चला, वो कितनी बार मतलब उसमें प्रेम के उसमें रही है, तो ये उन्होंने क्लियर बताया, मतलब बहुत अच्छे से स्पष्ट रूप से अपनी और आत्मकथा होती भी वही है जिसमें आप सारी चीजें बताते हो, क्योंकि आप छुपा के लिख रहे हो तो काय की आत्मकथा, ठीक है। 1947 में रमणिका जी का विवाह वेद प्रकाश गुप्ता से हुआ। किससे विवाह हुआ, तो नाम याद रखो, वेद प्रकाश गुप्ता। वेद प्रकाश के भाई का नाम यशपाल था। वेद प्रकाश रमणिका और यशपाल के संबंधों पर शक करने लगा था, मतलब रमणिका का यशपाल से भी थोड़ा सा लगता है, ठीक है। पर वो क्या बोलती है उसके बारे में, ठीक है, मतलब यशपाल को वेद प्रकाश को लग रहा है, पर रमणिका क्या बोलती है कि यशपाल तो मुझे बच्चे जैसा नजर आता था, जो मेरे सामने उनके व्यक्तित्व का कोई ऐसा अंश नहीं था जो मेरे अनुरूप या समकक्ष ना हो। मैं फूट फूट कर रोई थी उस दिन। अब यशपाल तो मुझे बच्चों जैसा नजर आता था। ये अगर आपको ये नहीं पता है कि यशपाल किस उपन्यास का या किस आत्मकथा का या किस जीवनी का या किस विधा का कौन से उसमें पात्र है, तब तक आप ये बता ही नहीं सकते। और आपको पता है तो आप बता दो कि ठीक है यशपाल मुझे बच्चे जैसा लगता था। ये इतनी बात याद रख लो आप तो बस, ठीक है। और मैं उस दिन फूट फूट कर रोई थी। तो ये किसका है, तो ये आपोहदरी का है। और किसका है, अपनी रमणिका गुप्ता। मैं जितनी भी वफादार रहूं प्रकाश तो मुझ पर शक करेगा। क्या मतलब, इस निष्फल बेमतलबी वफादारी का, जब वफादार होने पर भी शक की नज़रों से देखा जाता है, फिर शक को सच हो जाने में हर्ज क्या है। मतलब ये फ्रस्ट्रेशन उनका बता रही, भाई साहब अब हम इतने अच्छे से ईमानदारी से रह रहे हैं, फिर भी हम पर कोई सामने वाला शक कर रहा था। हम सोचते हैं कि अब ये शक कर ही दो, फिर जब शक कर ही रहा है तो क्या मतलब, ठीक है। फिर नृत्य शिक्षक बलजीत की तरफ भी आकर्षित होने की बात इन्होंने कही है, ठीक है। मतलब ये नृत्य शिक्षक बलजीत की तरफ आकर्षित होती है उस पर। बाल यौन शोषण की बात उन्होंने की है, मतलब एक नौकर और शिक्षक की अश्लील हरकतों का जिक्र किया गया है। मास्टर बलराम और रमना के प्रेम पत्रों को बता देने की धमकी देता है और एक बार फिर क्या करता है वो उसका बताया उन्होंने बाल शोषण। रिश्तों की सत्यता बताई, पारिवारिक रिश्तों पर संतरा नाम की हरियाणवी लड़की और अन्य रिश्तों के साथ पिता के अनैतिक संबंधों का, मतलब पिता के अनैतिक संबंध भी उन्होंने बता दी भाई साहब। मतलब रिश्ते भी उन्होंने बिल्कुल के खुद के बारे में तो बताया है, पिता के बारे में बताई कि हरियाणवी लड़की पर वो आकर्षित थे, ठीक है। उनके अनैतिक संबंधों का जिक्र भी आपको रमणिका गुप्ता की आत्मकथा में मिलेगा। सामंती सोच का प्रभाव मिलेगा। वीरता, स्वर, फराख दरली, ठीक है, फराखारदली, दान मान सम्मान सब सामंती गुण है, इनके साथ जुड़े हैं। अभिमान, गुस्सा, बर्बरता, शोषण और अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने की ग्रंथि और दया, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखना। आर्य समाज का प्रभाव पता है इन्होंने, भैया हमारे जो परिवार है आर्य समाज का प्रभाव था। उनका परिवार हिंदी रीति रिवाजों कर्मकांडों को निभाता था। आर्य समाज का प्रभाव घर में बढ़ रहा था। पटियाला में नानी की हवेली जिस मोहल्ले में थी, उसी बाजार चौक में आर्य समाज का मंदिर था। वहाँ रविवार को हवन होता था। कहीं से सत्यार्थ प्रकाश, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, ठीक है। कहीं से सत्यार्थ प्रकाश किताब मेरे हाथ लगी, जब पूजा पाठ छूट गया, पूजा में विश्वास क्या खत्म हुआ कि फिर कभी उस पर विश्वास नहीं कर पाई, ठीक है। ये आपका सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की बात कर रहे हैं। तो कौन सी पुस्तक इन्होंने पढ़ी है, तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक पढ़ी इन्होंने, ठीक है। उसके बारे में इन्होंने ये कथन कहा है। तो ये रमणिका गुप्ता की आपोहदरी से, ठीक है। मैं टस से मस नहीं हुई, मैं ठीक कहती हूँ, मैंने पढ़ा है सत्यार्थ प्रकाश। भगवान मूर्ति में नहीं सबके मन में है, सभी लोग बराबर हैं, कोई ऊंचा और कोई नीचा नहीं है। वैदिक युग में कोई औरत पर्दा नहीं करती थी, फिर अब पर्दा हम क्यों करें। मतलब उन्होंने कहा भाई जब वैदिक काल में कोई पर्दा प्रथा थी ही नहीं, तो हम इस युग में अब क्यों हम क्यों पर्दा करें, ठीक है। तो इस पर्दा प्रथा के ऊपर भी इन्होंने सवाल उठाए कि जब वैदिक युग में ये पर्दा प्रथा विद्यमान थी नहीं, तो बाद में आई, मतलब सही नहीं है, क्योंकि वैदिक अपना वैदिक मेन तो वेद ही थे। और उसी युग में नारी को जब स्वतंत्रता थी और नारी के पर्दा प्रथा का कोई वो नहीं था, तो अब क्यों पर्दा करें, वो वाली बात है, ठीक है। मनोविज्ञान की समझ में इनमें परिवार सदस्यों को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा इन्होंने। रियासतों की सच्चाई बताई है उन्होंने, है ना। किसी बेस्ट को रखनी या रखेल बनाना बड़े लोगों की संस्कृति थी, ठीक है। किसी ये वाला आप उन्होंने भाई बड़े लोगों की रियासत की बात है। डॉक्टर भूपेंद्र की महाराज भूपेंद्र की 360 पत्नियां थी, आखिर की दो रानी क्रमशः 11 और 16 वर्ष की थी। बताओ, ये सड़ा था क्वेश्चन भैया, याद रख लो कि आखिरी की रानियां जो थी कितने वर्ष की थी, तो 11 और 16 वर्ष की थी, ठीक है। आखिरी की रानी की उम्र कितनी थी, 2 की, 11 और 16 वर्ष, ठीक है। टोटल 360 पत्नियां। कुप्रथाएं और स्त्री की स्थिति बताई। यह केवल एक महिला की आत्मकथा नहीं है, बल्कि समाज में फैली कुप्रथाओं का एक आईना है,
ठीक है, क्या बताने भाई क्या है ये पूरी कुप्रथाओं के बारे में वर्णन किया। मतलब हमने कल जब बात की थी हमने आत्मकथा के बारे में, या उससे पहले हमने बताया था जब हम यात्रा वृत्तांत पढ़ रहे थे या हम संस्मरण पढ़ रहे थे, तो हम बोल रहे थे कि भाई साहित्यकार केवल अपने बारे में नहीं लिख रहा है या अपना कुछ वर्णन नहीं, वो समाज के विभिन्न पहलुओं के बारे में भी चर्चा कर रहा है। आत्मकथा में वही हो रहा ना भाई, वो केवल अपनी आत्मकथा नहीं लिख रहा है, ऐसा नहीं कि आत्मकथा केवल उसकी निजी जीवन की बात हो रही है, उसके साथ उसका सामाजिक जीवन भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आपका क्या मिलेगा, सामाजिक जीवन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर पंजाब की कुड़ी मार प्रथा, इस प्रथा में बालिका को जन्म लेते ही मार दिया जाता था और यह प्रथा बेदी वंश में शुरू हुई थी। ठीक है, पूछ लेगा भाई साहब कौन सी प्रथा का वर्णन किया गया, तो कुड़ी मार प्रथा। ठीक है, क्या होता था उसमें, बालिका को जन्म लेते मार देते और कहाँ प्रारंभ हुई थी, तो बेदी वंश में ये प्रारंभ हुई थी। ये कथन आपके लिए 3 प्रश्न यहाँ से बन रहे हैं, ये तीनों प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, नहीं तो आप बाद में बोलते हो हमने नहीं पढ़ा है। ठीक है, इस प्रकार के एक्सक्यूज देने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, इस प्रकार के एक्सक्यूज से बचें। ठीक है, चलिए, समाज में पहले जातिवाद पर रमण गुप्ता ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उन्होंने समाज में व्याप्त छुआछूत जैसी कुप्रथाओं पर लिखा है। साथ ही दलित समाज में फैले अंधविश्वास पर भी उन्होंने बेबाक लिखा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपन। हरिवंश राय बच्चन जी, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में बात करें। ठीक है, तो इनकी आत्मकथा आपकी क्या है, क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं, और एक आपकी बचती है। ठीक है, एक आपका कौन बच रहा है, ये हो गई आपकी आफुदरी हो गई है, मुर्दिया हो गई है, क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक है, इन्हीं की आखिरी जो है आपकी आत्मकथा है। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। हरिवंश राय बच्चन, ठीक है, जन्म 17 नवंबर 1907 प्रयागराज में हुआ है, मृत्यु 2003 में इनकी मुंबई में हुई है। हालाबाद के प्रवर्तक थे। ठीक है, नई कविता उत्तरवाद हिंदी साहित्य आंदोलन के लेखक रहे हैं। पत्नी इनकी श्यामा बच्चन, तेजी बच्चन। ठीक है, 2 पत्नी थी। ठीक है, श्यामा और तेजी। इनकी रचना है मधुशाला, उसके बाद मधुबाला, फिर मधु कलश। ठीक है, साला बाला और कलश, याद रखो उक्त रचनाओं। ये उमर खैयाम की जो रुबाइयाँ थी उनसे प्रभावित है। ये उमर खैयाम एक राइटर थे ना, गाना लिखते थे पहले, पता है वो तो संगीत लिखते थे, गाना लिखते थे, गीत लिखते थे, वो वाले हैं ये, उनकी रुबाइयों से प्रभावित है। ठीक है, अन्य रचना इनकी देखो तो बुद्ध और नाचघर। ठीक है, निशा निमंत्रण बहुत इंपॉर्टेंट आपका। ठीक है, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत इंपॉर्टेंट है, सतरंगनी इंपॉर्टेंट है, हलाहल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 4 खंबे 64 खूंटे छोड़ दो, जाल समेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलन यामिनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आरती और अंगारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सब आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। ठीक है, पहले हम ये बोलते थे भाई साहब जिस राइटर का जो दिया गया है उसको पढ़ लो, पर हम ये बोल रहे कि अब जो राइटर है उसकी लगभग जितनी चीज़ें आप कवर कर सकते हो, महत्वपूर्ण जो चीज़ें हो सकती है उनको आपको याद रखना है। ठीक है, आत्मकथा की बात करें तो ये आपकी आ गई जो मैंने आपको ऊपर बताई थी, और इस क्रम को आपको याद रखना है। क्या भूलूं क्या याद करूं 69 में, नीड़ का निर्माण फिर 70 में, बसेरे से दूर 77 में, और 10 द्वार से सोपान तक 85 में। ठीक है, मतलब 16 साल तो आत्मकथा ही लिखी भाई ने। ठीक है, 16 साल तक लिखी इन्होंने आत्मकथाएं, 16 साल मतलब 1969 में चालू हुई, 85 तक लिखा है। ठीक है, तो ये आपकी इनकी आत्मकथा है। क्या भूलूं क्या याद करूं, फिर नीड़ का निर्माण हो रहा है, फिर बसेरे से दूर द्वार है, और फिर 10 द्वार से सोपान तक। ठीक है, ये आपकी चारों। हाँ, अब ये देखो, ये क्रम पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, अलग अलग भी पूछा गया कौन सी आत्मकथा है कौन सी नहीं है, ये भी पूछा गया है। ये नहीं पूछा है कि कौन से सन में प्रकाशित हुई। भाई साहब ये क्वेश्चन आप लोग रट लो। ठीक है, 69, 70, 77 और 85। ठीक है, 69, 77 और सॉरी 70, फिर 77 और फिर 85। ठीक है, पहले 4 याद करो, फिर 4 सन याद करो। ये ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी कि भाई आप कैसे किस प्रकार सन याद कर सकते हैं, किस प्रकार आप ये चीज़ें याद कर सकते हैं। तो ये विशेष रूप से आप याद रखो कि आप कैसे याद करोगे। ठीक है, आप किस प्रकार याद करोगे, तो आप ऐसे याद करोगे भाई साहब आपने लिख लिया पहले 4 याद कर ली, हमने कहा क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, बसेरे से दूर, और 10 द्वार से सोपान तक। फिर हमने याद किए क्या सन, हमने कहा 69, 70, 77, 85। ठीक है, तो ये थोड़ी सी अच्छी ट्रिक है, मतलब दिमाग थोड़ा आसान लगता है। क्या है, मस्तिष्क को आप थोड़ा सा अगर वो घबराएगा नहीं। हम चीज़ें क्यों नहीं सीखते, हम चीज़ें इसलिए नहीं सीखते कि हमारा मस्तिष्क मना करता है, कठिन कार्य करने की मना करता है, अपने जो कंफर्टेबल जोन से उससे आने की बाहर आने की मना करता है। तो उसी के कंफर्टेबल जोन में हम कुछ सिखाने की कोशिश करें तो बहुत अच्छे से आपका दिमाग काम करेगा और आपको चीज़ें आसानी से याद भी हो जाएंगी। ठीक है, चीज़ें आपको आसानी से याद भी हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर है।
चलिए 1 मिनट, थोड़ा सा इसमें दिक्कत आ रही है, आप लोग 1 मिनट रुकें बस, ठीक है। दोबारा हम ओपन करते हैं अपनी PDF, वहीं से चालू करते हैं। कभी कभी ये प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, तो उसके बारे में चलिए दोबारा फिर से अपनी उस पर चलते हैं, ठीक है। जो मैं आपको ट्रिक बता रहा था, ठीक है, कि आप लोगों को ये ट्रिक काम आएगी कि भाई आप किसी चीज़ को थोड़ा सा आसान तरीके से, क्योंकि दिमाग मैंने आपको बताया नहीं भाई दिमाग आपका किस प्रकार काम कर रहा है, ठीक है। उसको लगता है भाई आपको कठिन चीज़ें वो नहीं जाएगा, मतलब मैंने बोला नहीं कि आपके अपने जो कंफर्टेबल जोन है ना उसका, उस कंफर्टेबल जोन से निकलने का उसको मज़ा नहीं आता, मन नहीं करता उसका, तो उसको उसी हिसाब से चीज़ें समझाओ, ठीक है। हमने एक जगह एक तरफ क्या लिख लिया, हमने एक तरफ तो कर दिया भाई, चलो ठीक है, हमने कहा कि एक तरफ याद कर लिए और सन याद कर लिए, सिंपल। अगर हम बोलेंगे क्या भूलूंगा याद करूँ 1969 में, नीड़ का निर्माण 70 में, फिर बसेरे दूर से 70 में, 10 द्वार से सोपान तक 85 में, इस तरीके में हम कभी कभी अगर भूल जाते हैं तो सारी मतलब गड़बड़ हो जाता है। पर जो मैंने आपको बताया ना कि हमने कब पहले 4 याद की फिर 4 सन याद किया, तो हमारे पास एक साथ 4 चीज़ें याद होती है। हमारे पास क्या होता है, एक साथ हम 4 चीज़ें याद रख सकते हैं। तो ये ट्रिक थोड़ा सी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा इसी प्रकार से आप कोशिश कर सकते हो, ठीक है। अपनी आत्मकथा को बच्चन जी ने स्मृति यात्रा का यज्ञ कहा है, ठीक है। क्या कहा है, स्मृति यात्रा का यज्ञ, मतलब स्मृति मेमोरी याद करके लिख रहे हैं, उनकी यात्रा कर रहे हैं और उसका क्या है, यज्ञ है, ठीक है। आत्म परिचय गीत निशा निमंत्रण में संकलित है, ये कहीं पूछा गया है तो मैंने आपको तथ्य दे दिया है। इनका कविता संग्रह भी है, ठीक है, 2 चट्टानें, इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला है। अन्य रचना इनकी है बचपन के साथ साथ क्षण भर, सोपान है, मैकबेथ है, जनलीला है, ओथलो है, कवि के सौम्य पंथ, ठीक है, कवियों के सौम्य पंथ, ठीक है। आज के लोकप्रिय हिंदी समेत आधुनिक कवि नेहरू लोक जीवन, ठीक है, ये सब चीज़ें आपकी। अभिनव मरघट, 84, प्रवासी की डायरी, ठीक है, छूट गई, मेरी कविताएं आदि थी। धर्मवीर भारती, अब ये क्या बोल रहे हैं धर्मवीर भारती इनके बारे में, यदि हिंदी के 1000 वर्षों के इतिहास में ऐसी घटना है, ऐसी पहली घटना है जिसमें अपने बारे में सब कुछ इतनी बेबाकी, साहस और सद्भावना से कह दिया, अपन ऊपर भी पढ़ के आए थे, तो ये कथन इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये कथन इनके बारे में आपका महत्वपूर्ण हो जाता है, ये कथन आपका इसके बारे में महत्वपूर्ण आपका हो जाता है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा याद रखना, ठीक है, ये चीज आपकी याद रखो आप लोग, ठीक है। आगे नरेंद्र शर्मा जी क्या कह रहे हैं, ठीक है, आगे नरेंद्र शर्मा जी क्या कह रहे हैं आपके, ठीक है। नरेंद्र शर्मा कह रहे हैं कि भाई साहब यह हिंदी के आत्मकथा साहित्य की चरम परिणति है, ठीक है। क्या कह रहे हैं, हिंदी के आत्मकथा साहित्य की चरम परिणति है, ठीक है। हिंदी में आत्मकथा जो साहित्य है उसकी ये चरम परिणति बनाया है किसने, नरेंद्र शर्मा जी ने, ठीक है। शिवमंगल सिंह सुमन क्या कह रहे हैं, एक ऐसी अभिव्यक्तियां नई पीढ़ी के लिए पाठ्य बन सकती है, इसी में उनकी सार्थकता है, ठीक है, शिवमंगल सिंह सुमन ने कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कह रहे हैं, द्विवेदी जी कह रहे हैं भाई साहब इसमें केवल बच्चन जी का परिवार और उनके व्यक्तित्व ही नहीं उभरा है बल्कि उनके साथ समूचा काल, ठीक है। अन्य कहा कि भाई केवल बच्चन जी के परिवार की बात नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है, उनके साथ उनका पूरा काल और क्षेत्र और अधिक गहरे रंग से उभरा, ये थोड़ी सी महत्वपूर्ण आपकी हो जाती है, ठीक है, द्विवेदी जी की। मुक्तिबोध क्या कह रहे हैं, बच्चन का नशा निमंत्रण आधुनिक इसलिए है, अत्याधुनिक इसलिए है, उसमें जितनी उत्तमता के यथार्थ के प्रति भावात्मक रिश्ते का दिग्दर्शन कराया गया है वे हिंदी साहित्य जगत में दुर्लभ है, ठीक है। मतलब वो क्या करवाया है कि वह हिंदी साहित्य जगत में दुर्लभ है कि जिन्होंने इतने अच्छे से इस चीज का वर्णन करवा दिया है, ठीक है। एक चीज आपका ये क्लियर। मुक्तिबोध क्या कह रहे हैं, बच्चन ने दूसरों को रुला सकने की अपूर्व क्षमता है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया, ये एक इम्पोर्टेंट आपका कि बच्चन में दूसरों को रुला सकने की क्षमता है, ठीक है। मतलब ये किसने कहा है, तो मुक्तिबोध। फिर बच्चन सिंह ने और लिखा है, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत कह रहे हैं कि मधुशाला की मादकता अक्षय है, मधुशाला की मादकता क्या है, अक्षय है, ठीक है। मधुशाला की मादकता कैसी है, अक्षय, खत्म नहीं हो सकती, ठीक है। ये आपका क्लियर है। चलिए, पंत कह रहे मधुशाला में हाला, प्याला, मधुबाला और मधुशाला के चारों प्रतीकों के माध्यम से कवि ने अनेक क्रांतिकारी, मर्मस्पर्शी, रागात्मक एवं रहस्यपूर्ण भावों को बाणी दी है, ठीक है। ये आपकी पंत जी की, ठीक है,
ये सुमित्रानंद पंत जी ने, एक ये चाल ये हो गई और एक हो गई। तो इनके बारे में जो कथन मैंने आपको बताया ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए आपको याद रखना है। आलावादी मस्ती और उल्लास की कविता कहा है द्विवेदी जी की, एक और कथन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर क्या भूलूं क्या याद करूं भाई साहब इनकी आई, ठीक है। आत्मकथा के प्रारंभ में बच्चन जी ने फ्रांसीसी लेखक मानतेन की पंक्तियों को किसको बताया भाई साहब, मानतेन कहाँ के थे, फ्रांसीसी। तो ये दो तथ्य आपके इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। इस आत्मकथा में उन्होंने समस्त जीवन का नहीं बल्कि कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डाला, मतलब उन्होंने पूरी जीवन नहीं पर कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डाला, जैसे कि कायस्थ जाति, परिवार की परंपरा, जन्म शिक्षा, जीवन संघर्ष, प्रथम पत्नी श्यामा की मृत्यु तक की घटनाएं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि बच्चन जी की जो आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं में कहाँ तक की घटनाएं वर्णित की गई है। तो इसमें इनकी जो प्रथम पत्नी थी श्यामा जी, उनकी मृत्यु तक की घटनाएं आपको इसमें वर्णित की गई है। मतलब इसमें आपको श्यामा जी के किसकी मृत्यु तक की जीवन की, मतलब मृत्यु तक की घटनाएं आपको मिलेगी। पात्र कौन कौन है भाई साहब इसमें, तो इसमें राम किशोर हैं, लेखक के ससुर, श्यामा जो लेखक की पत्नी, करकल मंगल का पुत्र है, चंपा करकल की पत्नी है, सरस्वती लेखक के परबाबा की बहन है, ठीक है, भोलानाथ लेखक के बाबा है, मिट्ठूलाल लेखक के परबाबा है, प्रताप नारायण लेखक के पिता है और हीलालाल छेदीलाल के पुत्र है, ठीक है। ये अभी इस बार पूछा भी गया था नेट के, अभी जो पीछे क्वेश्चन आया उसमें ये प्रताप नारायण दे दिया था उन्होंने, उसके बाद श्यामा दे दिया था उन्होंने, सरस्वती दे दिया था, ये आपसे पूछे गए थे पात्र, ठीक है। तो ये चीज भी याद रखो। उसके बाद भाई साहब ये बिंदु जो इनके थे ये 5, ये चीज भी याद रखो, ये पूछ लिया गया मान लो अगली बार ये पूछ ले, ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। इस रचना में बच्चन जी ने अल्मोड़ा वंश की 7 पीढ़ियों को कथा से विस्तार से लिखा। अब किस वंश की पीढ़ी लिखी भाई साहब, अल्मोड़ा वंश, सॉरी अमोड़ा वंश, अमोड़ा वंश की 7 पीढ़ियों को विस्तार से इन्होंने लिखा है। अछूतोद्धार एवं बहिष्कृत का जिक्र है। चमार माँ के लाडले ने इलाहाबाद के आर्य समाज में आयोजित प्रतिभोज में अछूतों की पंगत में बैठकर कच्चा खाना खाया, ठीक है, ये आपका इसी में कथन है, ठीक है। मोहल्ले की खनानी कन्या खिल्लो की शादी के समय हिंदुओं की छुआछूत नीति एवं सामाजिक क्रूम निर्गम रूढ़ियों का जिक्र करता है उन्होंने, कि स्वयं भोजन वहाँ किया। इन्हीं सब कारणों से शालिग्राम के गौने के समय निकट संबंधियों ने हमारे यहाँ बहुभोज का बहिष्कार कर दिया। मतलब इनने किसी अछूत के यहाँ भोजन करके आ गए तो दूसरे लोगों ने इनको क्या कर दिया, बहुभोज से बहिष्कार कर दिया, मतलब इनको जात से निकाल दिया, जो बोलते हैं ना जात निकाला दे दिया, उस टाइम पे जो चलता था वो आज भी, ठीक है। बच्चन जी प्राय अपने घर में चमार बावर्ची रखते थे, ठीक है, मतलब ये अपने घर में जो चमार जाति के जो थे उन्हीं को बावर्ची जो खाना बनाते ना चमार जाति के रखते थे। क्यों, क्योंकि अछूत भेद मिटाना चाहते थे, ठीक है। बच्चन जी की विनोद वृत्ति की बात करें तो अक्सर जानबूझकर पेन कलम की नोक तोड़ देते थे ताकि उन्हें पढ़ना ना पड़े। माँ मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करती थी, क्या करती थी माँ मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ, तो 3 दिन लड्डू अधिक मांग लेते थे, तेजी, ठीक है, ये सब छोड़ दो, मेन चीज वही थी, ठीक है। बच्चन ने अपनी आत्मकथा में खेल कीर्ण और प्रकृति प्रेम दिखाया, ये कोई मतलब नहीं। भारत में चित्रकूट की गुप्त गोदावरी को यदि मनुष्य के स्पर्श द्वारा शोभनीय बनाया जाए तो कितना अच्छा हो, ठीक है। ये कथन आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा अंडरलाइन करके याद कर लो, ठीक है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। बरेली कवि सम्मेलन से लौटते समय मधुशाला के प्रशंसक युवक की आत्मकथा से द्रवित होकर उन्होंने कभी भी कविता ना लिखने का निश्चय किया था, ठीक है। कहाँ भैया, कौन सा कवि सम्मेलन था, बरेली का था, ठीक है। मधुशाला के प्रशंसक एक युवक था, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। उनसे प्रभावित होकर उन्होंने कहा भाई साहब मैं अब कभी भी कविता नहीं लिखूंगा, ठीक है। कविता लिखने का उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि अब मैं कविता नहीं लिखूंगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक कवि है और वो कविता नहीं लिखने की कसम खा रहा है, तो क्यों खा रहा है, तो इसलिए अपने एक प्रशंसक था उनका, उनने आत्महत्या कर ली थी, ठीक है। बच्चन को रामचरितमानस अत्यधिक प्रिय और पूज्य थी। कौन सी पुस्तक पूजती, रामचरितमानस। मम्मी पूजा पाठ करती थी, वैसे भी, ठीक है। प्रति चैत्र की नवरात्रि में मानस का पूर्ण पाठ करते थे। अब ठीक है, चैत्र की नवरात्रि में करते थे, सावन सोमवार वाला पाठ नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इस चैत्र की नवरात्रि में हो रहा है, ठीक है, रामचरितमानस का। 16 नवंबर 1926 को श्यामा की मृत्यु के बाद बच्चन को आचार्य चतुर्सेन शास्त्री ने दूसरा विवाह करने की सलाह दी। तब उन्होंने 24 जनवरी 1942 को तेजी से विवाह किया, ठीक है। इधर मृत्यु हो गई, इतने साल बाद वो दूसरा विवाह कर रहे हैं। बच्चन की मां सरस्वती ने तेजी को राम सीता विवाह प्रसंग सुनाकर बच्चन की मांग में सिंदूर भरवाया था। अब कौन ने भरवाया था, तो भैया बच्चन की माँ थी सरस्वती, है ना। राम सीता एक कथा सुना के और मांग में सिंदूर भरवा दिया, हो गई शादी। जहाँ जनता जातियों में बटी हो वहाँ पारस्परिक ईर्ष्या द्वेष, अपने गुण द्वेष देखने की प्रवृत्ति बड़े स्वाभाविक होती है, छोड़ दो।
स्त्री की आंसू के सामने पुरुष बेबस हो जाता है, नारी तो माँ बनने के लिए ही बनी है, ना बन सकी तो वह अपने को धिक्कारती रहती है। ठीक है, ये आपका हो गया। जिंदगी और औरत उस आदमी का सिक्का मानती है जो झंझाड़ कर फेंक दे, छोड़ दो। मैं कविता लिखता नहीं हूँ, मैं कभी दिखता भी हूँ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन का कथन है, किसका कथन है? तो मैं कविता लिखता ही नहीं हूँ, मैं कभी दिखता भी हूँ। ठीक है, इस आत्मकथा में उन्होंने बताया कि प्रताप नारायण अक्सर गीता का वचन करते थे। वे सस्वर गीता वचन, प्रताप नारायण मतलब इनके पापा। ठीक है, मतलब मम्मी रामायण पढ़ रही, ये रामायण पढ़ रहे हैं और पापा गीता पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट रखना है। ठीक है, देखो इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पूछ लेगा प्रताप नारायण जी, इनके पिताजी जो थे वो क्या पढ़ रहे थे, तो गीता। मम्मी क्या करती थी, सुंदरकांड। और इनको क्या पसंद था, रामचरितमानस पूरी। ठीक है, उन्होंने अपने वंश की परंपरा का परिचय देते हुए अमोड़ा के काश परिवार की सहित 6-7 पीढ़ियों और रामानंद के शिष्य के रूप में अपने वंशजों का जिक्र किया है। अमोड़ा परिवार तो मान लिया, 6 पीढ़ी बता दी, 7 पीढ़ी कौन के शिष्य थे, तो रामानंद के शिष्य थे। ठीक है, याद रखो। स्वयं लिखा है कि मेरे यहाँ शिव की भी आराधना होती थी, लेकिन मैं कृष्ण का मानने वाला बना। अब ये कृष्ण मान रहे और रामचरितमानस प्रिय है, विपरीत चीजें हैं। पर याद रखना है आपको, अपने को एग्जाम से मतलब है। ठीक है, अपने क्या मतलब है, अपने को एग्जाम से मतलब है, अपने को इस चीज से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जब हाई स्कूल में पढ़ते थे तब उनके दोस्त थे जिनका नाम करकल था। ठीक है, कौन था करकल? दोस्त था। करकल के पिता का नाम मंगल था। करकल की शादी चंपा से होती है। बच्चन जी को चंपा से प्यार हो जाता है, जिसके कारण वे पढ़ नहीं सके और हाई स्कूल में फेल हो जाते हैं। बच्चन सिंह जी ने अपने और चंपा के रिश्ते को राधा कृष्ण का रिश्ता माना है। ठीक है, खुद नहीं राधा कृष्ण का रिश्ता मान लिया। ठीक है, चंपा कौन थी? करकल की पत्नी थी। ठीक है, करकल की पत्नी। हाई स्कूल में फेल हो गए तो भाई साहब सोचो, इतना प्यार किया उनने, बताओ। इसी कारण 1926 में 19 वर्ष की आयु में श्यामा देवी, उम्र 14 वर्ष, विवाह कर दिया गया इनका। 3 बार गोना हुआ। गोने के 3 दिन में बीमार, उन्हें बुखार था। इलाज के दौरान पता चला कि उन्हें टीबी है। शादी के 10 वर्ष बाद उनका देहांत हो गया। शादी के 10 वर्ष बाद ही श्यामा जी का देहांत हो गया था। ठीक है, आजाद भगत सिंह के साथ यशपाल की पत्नी प्रकाशवती प्रकाशो से बच्चन जी का रिश्ता था। वे बताते हैं कि उनका प्रकाशो नाम बदलकर रानी नाम से घर में रहती थी। ठीक है, नाम बदल के रानी प्रकाश, मतलब ये अपनी यशपाल जी जो थी, आजाद सिंह भगत सिंह के साथ जो यशपाल थी, उनकी पत्नी थी प्रकाशवती प्रकाशो। ठीक है, मतलब प्रेम तो बच्चन जी ने भरपूर किया, मतलब तब तो लिखा है। ठीक है, चलिए ये हो गई भाई साहब आपकी कौन सी आत्मकथा, हरिवंश राय बच्चन जी। इस प्रकार आपका पाठ्यक्रम जो है वो लगभग कंप्लीट, लगभग नहीं पूरा कंप्लीट हो गया। चारों दो जो आत्मकथाएं थी मुर्दी आपको बता दी है मैंने, उसके बाद आपको आफुद्री बता दी है। ठीक है, ये दोनों आत्मकथाएं आपकी अच्छे से पूरी कर दी गई है। उसके बाद आपकी और जो भी चीज़ें आपकी छूटी थी वो आपको मैंने अभी बता दिया है। ठीक है, एक कहानी है भी, मन्नू भंडारी के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। ठीक है, 3 आत्मकथाएं शेष रह गई थी, 3 आत्मकथाओं पर चर्चा हो चुकी है। ठीक है, तो आप निश्चिंत रहें, आगे आपको ये एक कहानी है भी दी हुई है। ठीक है, नोट्स में आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, नोट्स में आपको सब कुछ मिलेगा। ये चीज़ें आपको इसमें से शॉर्टकट मतलब ये सब पूरा नहीं दी है, पर उसके बारे में वर्णन आपको मैंने यहाँ पे दे दिया गया। ये देखो दोबारा वही नोट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपकी वही PDF दोबारा चालू हो रही। तो आज हमारी इकाई 10, ठीक है, इकाई आपकी 10 कंप्लीट हुई, हमारा पाठ्यक्रम कंप्लीट हुआ है। आगे से आप लोगों की क्लास नहीं रहेगी। ठीक है, नहीं रहेगी का मतलब आपका पाठ्यक्रम कंप्लीट हो चुका है। सेट से पहले जब हम, अभी तो सेट का बहुत दिन है। ठीक है, सेट के अभी बहुत समय है। सेट का टाइम आप ये मान के चलो कि दिसंबर तो डेट देख ही रखी है, वो कब करवाएगा, दिसंबर में करवाएगा। तभी हमारे पास क्या है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, ठीक है, अक्टूबर है और नवंबर है, 5 महीने हैं। ठीक है, तो सेट के पहले हम एक बार रिवीजन कर लेंगे जो चीज़ें रहेंगी वो। ठीक है, अभी आप लोगों को टेस्ट वगैरह मैं दे दिया करूँगा। ठीक है, टेस्ट की डिस्कशन जो रहेगी, टेस्ट मतलब मैं कोशिश करूँगा कि टेस्ट की वीडियो बना के दूँ इस बार आप लोगों को। ठीक है, ना कि टेस्ट दूँ, ताकि और 10 और अलग चीज़ें आपको मैं बता सकूँ। ठीक है, तो अभी आपका ये पूरा कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो जो भी थे आपका आज तक का कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अगर आगे कोई बैच चालू होता है नेट के लिए तो जो अन्य लोग हैं, ये वीडियो पब्लिश रहेगी वो भी देख सकते हैं। 3 दिन से मैं वीडियो पब्लिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर बैच चालू होता है तो आप हमसे जुड़े रहें, अमोघ एजुकेशन। ठीक है, अमोघ एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे जाएं, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। ठीक है, और यूट्यूब चैनल पे आप सब्सक्राइब करें। अगर कुछ नया अपडेट रहेगा तो आप लोगों को यहाँ मिल जाया करेगा। ठीक है,
क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि आपको वीक में 2 टेस्ट दूँ, तो आप लोगों का रिवीजन चलता रहे पूरा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।